सुंदर प्रांगण में उपस्थित सभी सफल अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं समझ सकता हूं कि इससे ज़्यादा खुशी का मौका जीवन में और कोई नहीं हो सकता। आप एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे खड़े हैं। आपका छात्र जीवन पूरा हुआ और एक सरकारी सेवक के रूप में आपका जीवन अब शुरू होने वाला है। हमारे बहुत सारे साथी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। एक सैंपल के रूप में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपनी सरकारी सेवा शुरू करेंगे। मंचासीन हम सब के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं कि लंबे समय से कुछ ऐसी भ्रांति पाली गई थी कि और अब आप जैसे एकाग्र बेटों के आने से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकारी व्यवस्था और मजबूत होगी, क्योंकि कितना भी अच्छा कर्मी क्यों न हो, अगर 5 लोगों का काम दे दिया जाएगा तो वो स्वाभाविक संभव नहीं है। अब ये चीजें हमारी व्यवस्थित होना शुरू हो गई। मंचासीन आदरणीय बड़े भाई श्री ओम प्रकाश राजभर साहब, मेरे साथी मंत्री संजीव गौंड जी और उपस्थित समस्त अधिकारीगण, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वयं क्योंकि सरकारी सेवा में रहा हूं 28 साल, तो मैं इस भाव को अच्छे से समझ सकता हूं कि आपको जो काम करने का मौका अब मिला है, विशेषकर समाज कल्याण में आप काम करेंगे, ग्रामीण विकास में आप काम करेंगे, इसके बारे में आपने बहुत कुछ मीडिया में, टीवी में, खासकर एक बहुत प्रसिद्ध वेब सीरीज है उसके बारे में देखा होगा कि आपको क्या काम करने का अवसर मिलेगा, चुनौतियां क्या होंगी। चुनौतियां होंगी जरूर, लेकिन जैसा आदर्शवादी माहौल काम करने का आदरणीय योगी जी ने इस समय हम सबको दिया है, ऐसा पूर्व में कभी भी नहीं रहा। ये आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप एक प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे और अपने अपने गांव में, अपने अपने ब्लॉक में काम करने जाएंगे। कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी आदर्शवादी मिलेंगी, कुछ चीजें आदर्श से दूर भी मिलेंगी। उसको स्वीकार नहीं करना, जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए हमको आपको मिल करके काम करना है, जिसको मैं बोलता हूं सच्चा काम। सच्चा काम और पक्का काम। सच्चा काम का मतलब जो आपको भर्ती प्रक्रिया से आप गुजरे, आपको नियुक्ति पत्र मिला है, क्या आपने किसी को कोई पैसा खिलाया? किसी को एक पैसा दिया कहीं पे? तो अब आप कितना पैसा लेंगे लोगों से? नहीं लेंगे ना। पूरा सच्चा काम करेंगे ना। पूर्व की सरकारों में जब पैसा देके लोग भर्ती होते थे तो आते ही जो जमीन गिरवी पर रखी होती थी उसको वापस छुड़ाने के काम में लग जाते थे, लेकिन आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको पूरी ईमानदारी से काम करना है। अभी आपका मेडिकल परीक्षण हो गया होगा या हो रहा होगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। अगर कोई पैसा मांगेगा तो दे दोगे? क्या करोगे? शिकायत करेंगे तुरंत। कहां पे? 1077 एक माननीय मुख्यमंत्री जी नंबर बनाया है, इस पे शिकायत आप करिए। समाज कल्याण से संबंधित है, मुझे सीधे बताइए। ग्रामीण विकास संबंधित है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी साहब को बताइए। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है अभी भी, तो उसका इलाज हमारे पास है। आपको जिस ईमानदारी से नियुक्ति पत्र मिला है, आगे काम करने का माहौल भी उसी ईमानदारी के साथ में देना है। दूसरी बात, पक्का काम। जो नियुक्ति आपको मिली है, अब आपका कुछ प्रशिक्षण होगा और कुछ प्रशिक्षण स्वयं ग्रहण करना है। जब तक हम अपने काम के अभ्यस्त नहीं होंगे, तब तक हम काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जो पुरानी प्रक्रियाएं हैं उनको समझना है, नई टेक्नोलॉजी हमको क्या मौका देती है करने के, उसके बारे में समझना है। और खासकर आप लोग क्रय प्रक्रिया में, परचेज में बहुत आपका रोल होगा। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग में आपका बहुत बड़ा रोल होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। सीएम डैशबोर्ड के जरिए जो आप गांव में काम करेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको इवेलुएट करेंगे। जो अच्छा काम होगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी, पुरस्कार मिलेगा, और जिसका अच्छा नहीं होगा उसको
नुकसान भी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी आधारित काम है। मुझे आशा है कि आप सब लोग इस काम को बहुत तेजी सीखेंगे। टेक्नोलॉजी से तो आप अभ्यस्त हैं ही, लेकिन हर सरकार का एक प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर लेकर के आता है, एक व्यवस्था लेकर के आता है। खासकर खरीदारी के लिए जेम नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग काम करते हैं। ऐसी ई टेंडर की व्यवस्था है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट बनना होगा, अच्छा काम करने के लिए भी। और सरकार में एक मन में हम लोग के ये भी डर रहता है रिजल्ट होना हो लेकिन पकड़े ना जाए ना, तो इस भाव से अपने आप को बाहर निकाल के लाना है। और वो तभी होगा जब हम विशेषकर क्रय की बात करें तो हम उसके अभ्यस्त होंगे। अगर हम डर डर के काम कर रहे हैं क्योंकि हमें काम करना नहीं आता, तो हम निश्चित रूप से परेशानी में फंसेंगे। मुझे आशा है कि आप दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देंगे, सच्चा काम भी करेंगे और पक्का काम भी करेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। विशेषकर इस परीक्षा प्रक्रिया में लगे हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत शुचितापूर्ण व्यवस्था के साथ ये परीक्षा संपन्न हुई है। आगे और भी ऐसी परीक्षाएं होंगी और जितने भी सरकारी पद खाली हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा अभियान चला करके उन सबको भर रहे हैं, क्योंकि सरकार की व्यवस्था भी मजबूत हो रही है और आप जैसे युवा साथियों को सरकार के अंदर योगदान करने का मौका भी मिल रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। युवा प्रतिभाओं का सम्मान, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। मंच पर आसीन है माननीय पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी, माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री राजीव गुण जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री नरेंद्र भूषण जी, उपस्थित समस्त अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से आए नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण एवं क्षेत्रीय पर्यवेक्षक समाज कल्याण का स्वागत और आभार। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक संवैधानिक संस्था होने के कारण पंचायतें उस प्रत्येक कार्य के लिए जवाबदेह हैं जो जन उपयोगी हो, समुदाय के लाभ और विकास से जुड़े हों, चाहे वो स्वास्थ्य कैंप लगवाना हो या फिर रोजगार मेले का या फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और किसानों के लिए व्यापार के अतिरिक्त स्रोतों को जुटाना। मैं तो देख रहा हूं कि पंचायत की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ है, इधर हम लोग जब से किए हैं, आज के इस डिजिटल युग में सारी पंचायतें अपना कार्य ऑनलाइन कर रही हैं, योजना ऑनलाइन बना रही हैं, व्यय का हिसाब ऑनलाइन रखा जा रहा है, ऑडिट भी ऑनलाइन हो रहा है। इसलिए अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी आज एक रिपोर्टर है। उसके पास सोशल मीडिया के रूप में एक हथियार है। कोई भी अच्छा काम बाद में पहुंचता है, नकारात्मक विचार पहले पहुंचते हैं। इसलिए समय पर काम करना और उसका अनुकूल प्रचार करने से जनता से सीधे जुड़ते हैं और आपके रूप में सरकार जनता से जुड़ती है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सकुशल संपादन एवं क्रियान्वयन में सचिव के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, आज आवश्यकता है कि पंचायतों को जो निधि प्राप्त हो रही है उसका अच्छे से क्रियान्वयन हो
ताकि सरकारी धन से वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ मिले और प्रदेश सरकार की सकारात्मक छवि प्रस्तुत हो। आप सभी को बता दूं कि पंचायतें वार्षिक कार्य योजना बनाने का काम करती हैं और उस कार्य योजना को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही अपनी निधि को खर्च कर पाती हैं। आज प्रदेश की साफ सफाई और स्वच्छता पर देश भर की नजर है। ऐसे में पंचायतें कूड़ा कलेक्शन, पृथकीकरण इकाई या तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य करके दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण बन रही है। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों की आगामी वार्षिक कार्य योजना को 28 फरवरी 2025 तक तैयार कर लें, परंतु उससे पहले क्षेत्र की आवश्यकताओं को देख लें। थीमेटिक कार्यों को लें, जैसे आजीविका, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आय सृजन, वैकल्पिक ऊर्जा, ठोस व तरल पदार्थों का प्रबंधन, जल संरक्षण के लिए चेक डैम, अमृत सरोवर कार्यालयों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक लगाएं। ऐसे नवीन कार्य करें जो आपकी पंचायत को नई पहचान दे सके। कार्य योजनाओं में अधिक से अधिक काम, कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियों व क्षेत्रीय लाभ के प्रोजेक्ट सम्मिलित कर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ही ध्यान दें। साथियों, अगर वार्षिक कार्य योजनाएं भली भांति तैयार होंगी तो ग्रामीण क्षेत्र को समग्र विकास की ओर ले जाएंगे। संविधान की यह मंशा पंचायतों की कार्य योजनाओं में अभी परिलक्षित नहीं हो रही हैं और यह पंचायतों का दायित्व नहीं, पंचायतों में कार्यरत विभिन्न विभागों का दायित्व होना चाहिए कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों से ग्राम सभा को अवगत कराएं तथा अपनी कार्य योजना को जीपीडीपी का भाग बनाने में पंचायत की सहायता करें। पंचायतों के माध्यम से समग्र विकास का सपना देखा जा रहा है, तो इस सपने को पाने के लिए सभी को मिलकर ठोस प्रयास करने होंगे। साथियों, आप सभी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। कोई शक? जैसा कि हमारे अभी भाई ने जिक्र किया, तो आप लोगों ने उस बात को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी विभाग में नियुक्ति हो रही है तो वहां पारदर्शिता है और ये देखने को जो पूर्व की सरकारों ने जो काम किया है उस पे हम नहीं जाना चाहते। हम तो यहाँ नियुक्ति पत्र वितरण में दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ देख रहे हैं और आज मुझे खुशी है कि आज हमारे विभाग में 1526 हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई है। मैं चाहूंगा कि आप पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों के उत्थान एवं चौमुखी विकास में अपना योगदान दें। साथियों, मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के रूप में ग्राम पंचायत का कार्यालय समस्त उपकरणों सहित स्थापित है। आप सभी ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठकर ग्रामीण जनता की शिकायतों का निस्तारण करें तथा उनको यथा आवश्यक समस्त प्रमाण पत्र दस्तावेज उपलब्ध करावें। कुल नवनिर्वाचित 1950 कर्मियों में 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण एवं 64 पर्यवेक्षक समाज कल्याण में से 500 कर्मियों का नियुक्ति पत्र वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। शेष कर्मियों की नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है प्रदेश का विकास और देश का विकास, उसमें आप और हम मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी को धन्यवाद एवं भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आज के इस आयोजन और इसके प्रयोजन के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवाओं का कल्याण तय करता है उज्जवल भविष्य की दिशा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सुनिश्चित हो रहा है युवाओं का योगदान। युवाओं के सपने साकार करने का आधार बना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, अनुसंधान, कृषि, खेल, कला और साहित्य सहित हर क्षेत्र में युवाओं को मिले हैं समान अवसर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन रोजगार ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को किया है सुनिश्चित। पारदर्शी भर्तियों से 6,50,000 से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी और 3,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी। साथ ही निजी और एमएसएमई क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़कर प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को मिली है नई दिशा। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के तहत आयोजित हुए जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेलों ने युवाओं के सपनों को दी है नई उड़ान। अंबेडकर नगर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद और प्रयागराज में आयोजित रोजगार मेलों ने युवाओं की उम्मीदों को लगाए हैं पंख। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1,950 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। इन नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों से पंचायती राज विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जन कल्याण की मुहिम को मिलेगी नई रफ्तार। त्रिस्तरीय पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ ही समाज कल्याण को मिलेगी नई दिशा। आप सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। युवा प्रतिभा को सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। अभी आपने देखा कि किस तरह से रोजगार सृजन के माध्यम से नए उत्तर प्रदेश का निर्माण किया जा रहा है और अब समय है नियुक्ति पत्रों के वितरण का। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 1,526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसमें से कुछ को माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री अवनीश तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, बाराबंकी के पद पर नियुक्ति। श्री आमिर अली सिद्दीकी, हरदोई, ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्ति। सुश्री रूबी मिश्रा, महोबा में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति। श्री नितेश सिंह, गोरखपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति। श्री अखिलेश सिद्धार्थ, अयोध्या में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति। सुश्री निधि, गोरखपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति। श्री अरविंद सिंह राणा, अमेठी में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति।
श्री दिनेश कुमार मौर्य वाराणसी में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति। सुश्री दिव्या कन्नौज में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्ति। श्री कन्हैया लाल गौतम गोरखपुर में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्ति। और सुश्री प्राची पाठक सुल्तानपुर में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्ति। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके हाथों से ये नियुक्ति पत्र पाकर इन सभी को उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास जगा है और जिस ऊर्जा के साथ, जिस सोच के साथ आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, निश्चित रूप से ये सभी भी उसी प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें कैसा लग रहा है, इसके बारे में कुछ लोगों के अनुभव हम जानते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रावस्ती के रूप में कार्य करेंगी सुश्री कोमल गुप्ता जी। अपना अनुभव बताएं। आप वहीं पर रहें, माइक आपके पास आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, हाँ बस पास लाइए, माइक ऑन। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ पे उपस्थित समस्त माननीय गण को सादर प्रणाम। मेरा चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर श्रावस्ती जनपद में हुआ है और मैं ये अनुभव साझा करना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो नियुक्ति हुई है ये पूरी तरह निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ हुई है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं आयोग को सहृदय धन्यवाद करती हूँ और साथ में यह भी आश्वासन देना चाहती हूँ कि मेरे साथ नियुक्त सभी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में आप सुश्री पूजा शर्मा जो ग्राम पंचायत अधिकारी सीतापुर के पद पर कार्य करेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सहृदय प्रणाम। मेरा चयन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे हुआ है और मेरा अनुभव इस परीक्षा को लेकर बेहद सकारात्मक है। चाहे वह लिखित परीक्षा हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या जिला आवंटन हो, सभी चरणों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बेहद अच्छे तरीके से संपन्न कराया गया है। इसके अलावा हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि मेरे द्वारा एवं मेरे जितने साथीगण हैं, जितने नव चयनित अधिकारी हैं, वह अपना ईमानदारी से जो भी कर्तव्य हमें मिला है उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे एवं विकसित भारत के लक्ष्य में अपना योगदान देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे गोरखपुर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्य करेंगे श्री कन्हैया लाल गौतम जी। अपना अनुभव साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण और अभिनव को मैं आदर अभिनंदन करता हूं। मैं कन्हैया लाल गौतम पुत्र श्री पारसनाथ गोरखपुर का निवासी हूं। मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूं। ये सभी चयन प्रक्रिया जो भी हुई है वो बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही योजनाएं हैं, मैं उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा अपने कर्तव्यों को और दायित्वों का। मैं अपने जो भी परिजन हैं और गुरुजन हैं उनको मैं भी इस पद पर चयनित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमें मालूम है आप सबके मन में भी ऐसी भावनाएं होंगी। अगर आपके मन में भी यही भावना है तो एक बार जोरदार तालियों से अपनी कृतज्ञता माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रकट करें।
में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एक बार पुनः अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में लखनऊ में आयोजित इस समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव गौड़ जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री नरेंद्र भूषण जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम जी, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री एम देवराज जी, प्रभारी अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शिवेंद्र सिंह जी, नवचयनित सभी ग्राम पंचायत अधिकारीगण, ग्राम्य विकास अधिकारीगण, समाज कल्याण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, समाज कल्याण के लिए चयनित सभी अभ्यर्थीगण, पंचायती राज विभाग और समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले आपके लिए दीपावली का ये उपहार नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में मैं इस अवसर पर आप सभी को, आपके परिजनों को, अभिभावकों को, आपके मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को मैं इसकी हृदय से बधाई देता हूं। ये लगभग 2000 पंचायत राज अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, ग्राम्य विकास अधिकारी समाज कल्याण और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक समाज कल्याण के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के कार्यक्रम को और युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी प्राप्त हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ही हिस्सा है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने तक जो कार्यक्रम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया है, मैं इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके,
यह उसका एक प्रमुख भाग था, क्योंकि अगर अच्छे और सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा, वह स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में तो भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। आज आप देख रहे होंगे यही राज्य है जहां पर पहले कोई आता नहीं था, रोज यहां पे निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज बड़ा बड़ा निवेश यहां पे हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। लाखों करोड़ के वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को भी हम बहुत शीघ्र संपन्न करने जा रहे हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं। और ये उनके कार्य की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, उन्हें वहां पर कार्य का जो अच्छा हो सकता है उस प्रकार का परिणाम देने के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। और यही स्थिति हम लोगों ने निजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए किया। प्रदेश में योग्य और स्किलफुल मैन पावर हम उपलब्ध करा सकें, चाहे वह शासन के लिए, चाहे वह निजी क्षेत्र के लिए। इसके लिए उस प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उस प्रकार के ट्रेड और कोर्सेज हम लोगों के द्वारा संचालित भी हुए हैं। आज उसका एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। विकास का एक माहौल बना है। निवेश के माहौल के माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। युवाओं की अपेक्षा को और उनकी आकांक्षाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिली है। जिन युवाओं को पहले पहचान का संकट था, आज वह युवा अपने प्रदेश में रह करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर कहीं प्रभारी मंत्री गए हैं, कहीं पर स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा, आप में से हो सकता है
कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके माँ बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को, जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो नींव आज आप रखेंगे, इसी नींव पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए यह कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे
कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था, और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं, और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है। अब हमें अपने आप को साबित करना होगा। गांव से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो। आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन वहां पर उसे प्राप्त हो। इसके लिए एक तो ग्राम पंचायत को तैयार करना है। ग्राम पंचायत की कार्य योजना को, साल भर की कार्य योजना को ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके तैयार करना, और फिर ये भी देखना कि केवल हम सरकार पे ही निर्भर रह करके सरकार के धन कि केंद्रीय और राज्य वित्त के धनराशि से ही हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, ऐसा नहीं। हमारे अपने स्वयं के रिसोर्सेस क्या हैं, कैसे हम अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर होने की संभावना छुपी हुई है। हर ग्राम पंचायत के पास कुछ सरप्लस लैंड होगी, गांव में कहीं बाजार लगते होंगे, ग्रामीण हाट के रूप में आप उसको विकसित कर सकते हैं। गांव में तालाब होंगे, अगर वह किसी देवस्थान से जुड़े हुए तालाब नहीं है तो उसमें गांव का ड्रेनेज या सीवर को मत उड़ेलिए, बल्कि उसको गांव से दूर ले जाकर के देसी पद्धति से हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांव का ड्रेनेज या सीवर सीधे किसी नाला या नदी में न गिरे, बल्कि हम उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट करने का जो हमारी परंपरागत पद्धति रही है, अगर उसका उपयोग कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि नदियां भी और या तालाब का पानी भी शुद्ध रहेगा। दूसरा, अगर इन तालाबों को हम मत्स्य पालन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग कर सकें तो ग्राम पंचायत की एक अतिरिक्त इनकम आप इसके माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। और गांव पंचायत की जितनी इनकम होगी, हम लोगों ने कह रखा है, यहाँ पे पंचायती राज विभाग से कह रखा कि प्रस्ताव तैयार करें। जिन ग्राम पंचायतों के पास केंद्रीय राज्य वित्त से पैसा जाता है और ज्यादातर पैसा वह वेतन भत्तों में ही खर्च होता है, उन ग्राम पंचायतों को पहले चरण में जितना पैसा वह अपने स्वयं के रिसोर्सेज से अर्जित करेंगे उतना ही पैसा अतिरिक्त हम राज्य सरकार से उसे उपलब्ध करवाएंगे विकास के लिए, और ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की बात की है। आज प्रदेश के अंदर 17 सिटी हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या हमारा ग्राम पंचायत भी स्मार्ट बन सकता है? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आप में, और उसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक ग्राम पंचायत में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था हो, जन सहभागिता हो इन कार्यों में, गांव की नाली साफ सुथरी हो, कहीं बदबू न हो, गांव में कहीं भी गंदगी न हो, गांव में स्ट्रीट लाइट जलाने की व्यवस्था हो और उसको हम पावर कारपोरेशन के साथ बातचीत करके महत्वपूर्ण स्थानों पर अगर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा हम दे सकें, सुरक्षा का भी वातावरण होगा, लेकिन साथ साथ गांव में लाइट भी रात्रि के समय जलेगी। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि लाइट समय पे ऑन हो सके, समय पे ऑफ हो सके।
या तो हम सेंसर लगाएं, सेंसर नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दें कि भाई देखो सूर्य अस्त के बाद ऑन होना चाहिए, जब थोड़ी बहुत अंधेरा होने लग जाए और सूर्य उदय के पहले जैसे उजाला होता है ये लाइट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक वेस्ट ना हो। इसके लिए अगर हम ये कर दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा सकते हैं गांव में, ज्यादा भी नहीं लगेगा, बहुत स्लो, उस पर कोई मैसेज करना हो, कोई भजन बजाना हो, कोई अन्य गांव के अंदर कोई ऐसे अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना हो, एक माहौल, एक कम्युनिटी सिस्टम को गांव में विकसित करना, आम जन की सहभागिता को आगे बढ़ाना, अगर ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के आप ग्राम पंचायत में आगे बढ़ा सकेंगे तो गांव अपने आप ही स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर भी होगा, स्मार्ट भी होगा। और जब इस संबंध में पंचायती राज विभाग का प्रदेश या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका के साथ दिखनी चाहिए। कुछ अच्छे पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त हों। याद रखना, पहले ग्राम पंचायतों के पास जितना भी गांव का कूड़ा होता था उसको एक जगह निस्तारण करने के लिए खाद का गड्ढा ग्राम पंचायत के पास होता था। खाद के गड्ढे कहां चले गए, फिर से ढूंढने की आवश्यकता है, फिर से खाद के गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। जो रिजर्व भूमि है, हमें प्रयास होना चाहिए कि उस रिजर्व भूमि में खाद का गड्ढा भी हो, गौचर की भूमि भी हो, गांव के निराश्रित गोवंश के पालन के लिए भी हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल भी तैयार करवाएं। गांव में जिन गरीबों के पास शासन की योजना का लाभ अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया है, उनकी सूची तैयार करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति को जो विपन्न है, जिस तक अभी तक शासन की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है, किसी के पास जमीन नहीं होगी उसको जमीन का पट्टा देना, किसी के पास मकान नहीं होगा उसको मकान दे देना, किसी के घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय दे देना, किसी के पास राशन कार्ड नहीं तो उसको राशन कार्ड से आच्छादित कर देना, किसी के पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, वह पात्रता की श्रेणी में आता है लेकिन जानकारी नहीं है तो कैंप लगा करके उसको इस सुविधा से आच्छादित कर देना। ये सभी कार्यों में अगर आपका योगदान वहां पर रहेगा तो लोगों का विश्वास सिस्टम के साथ जुड़ेगा, आपके साथ भी जुड़ेगा। और याद रखना, एक गरीब की दुआ बहुत लगती है, वही आशीर्वाद होता है। उसका आशीर्वाद भी लगता है और अगर आप उसका शोषण कर रहे हैं या कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो उसकी बद्दुआ भी लगती है, बहुत खतरनाक तरीके से लगती है। इसलिए जीवन लोगों के दुआ को लेने के लिए है, आशीर्वाद लेने के लिए है, या जीवन यशस्वी बनने के लिए है, यह बदनामी लेने के लिए नहीं है। इस बात को नोट करना। और बदनामी भरा जीवन व्यक्ति के लिए नरकीय होता है, वही नरक है। और व्यक्ति अगर अपने कार्यों से यश प्राप्त कर रहा है, यही वरदान है उसके लिए और यही उसके लिए सौभाग्य का क्षण होता है। इसलिए याद करना कि सरकार आपको सुविधाएं दे सकती है, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, सरकार आपको हर प्रकार का संरक्षण देगी, लेकिन आम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को हमें जमीनी धरातल पर उतार करके दिखाना है कि हमारी ग्राम पंचायतें ऐसी होनी चाहिए जो एक रोल मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत कर सके, मॉडल बन सके अन्य लोगों के सामने, स्वच्छता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में कैसे हमारे प्रयास हो सकते हैं इन सभी को। और ग्राम सचिवालय के पास ही अतिरिक्त इनकम के लिए और भी आपके पास माध्यम बन सकते हैं, जैसे वहां पे एक कम्युनिटी सेंटर बन सकता है, पे गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी ब्याह का है, कोई अन्य बड़े कार्यक्रम हैं, यूजर चार्ज के आधार पर आप गांव के लोगों को सुविधा भी दीजिए, साथ साथ गांव के पास एक भवन भी होगा,
गांव का वहां पे सार्वजनिक शौचालय भी गांवों का बनाया गया है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था निरंतर होती रहे, ये भी देखना। गांव में फेयर प्राइस शॉप होगी, कोटे की दुकान होगी, ये फेयर प्राइस शॉप उसी ग्राम सचिवालय के पास एक मॉडल शॉप के रूप में बन रही है। ज्यादातर ग्राम पंचायतें वहीं पे बना रही है। उसको हम लोगों ने छूट दी है कि केवल अब सरकारी राशन ही नहीं वितरित होना है, अन्य सामान भी आप इसके माध्यम से वितरित करिए, और उसका एक किराया जो खास तौर पर दुकान होगी, उसका एक किराया वो ग्राम पंचायत में जमा करेगा। वह भी एक अतिरिक्त इनकम का माध्यम ग्राम पंचायत का बन सकता है। करने के लिए पहल चाहिए, प्रयास चाहिए। आप अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार की बात आती तो ये लोग मान लेते हैं कि साहब ये तो सरकारी है। अरे सरकार क्या, सरकार के पास पैसा नहीं आना चाहिए क्या? और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो फिर ये 12-14 लाख कर्मचारियों का वेतन, इनका पेंशन, इनका भत्ता, विकास के बड़े बड़े कार्य कहां से होंगे? इसलिए एक एक पाई का हिसाब, सरकार का पैसा है तो सरकार के खाते में जाना चाहिए, ग्राम पंचायत के खाते में जाना चाहिए, नगर पंचायत के खाते में वो पैसा जाना चाहिए, और इस पैसे का फिर बेहतर उपयोग विकास के लिए किया जाए तो गांव आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। आत्मनिर्भर ग्राम, विकसित ग्राम, आदर्श ग्राम, ये सभी नाम लिख करके आप भी बोल सकते हैं कि साहब हमारा ग्राम पंचायत भी है, हमने भी ये काम करके दिखाया। उस दिशा में एक बेहतर प्रयास आपको एक नई पहचान दिलाएगा। ऐसे समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए ग्राम विकास अधिकारी हैं और इनके पर्यवेक्षक भी आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 21 लाख छात्रों को तो केवल स्कॉलरशिप विभाग दे रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर अनुसूचित जाति की बेटी की शादी का हो या सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, पेंशन की योजना हो या तमाम प्रकार की वे वेलफेयर की स्कीम जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए नौजवानों को एक नई दिशा देती है, ये सभी कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और आज मुझे अच्छा लगा, मैं यहां पे देख रहा था जब नियुक्ति पत्र वितरित कर रहा था, लखीमपुर खीरी का भी एक जनजाति समुदाय का एक नौजवान यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। वो लखीमपुर खीरी का है, थारू समुदाय से। और मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भी लखीमपुर खीरी से? उसने कहा हाँ लखीमपुर खीरी से। यानी आप अनुमान करिए कि पहले लोग ये मान के छोड़ देते थे कि साहब ये लोग नौकरी कहां कर पाएंगे। आज आप देखो, सुदूर नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर खीरी से वो नौजवान भी यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। अभी मैं यहां देख रहा हूं, इतनी बेटियां आज यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। एक बार थोड़ा खड़ा हो जाए, कितनी बेटियां, थोड़ा खड़े हो जाए, सभी बालिकाएं खड़े हो जाए, थोड़ा देखें तो इतनी बड़ी संख्या में, यानी इतनी भारी संख्या में केवल महिलाएं हैं। इधर भी जहां देखो सब वे हैं जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। बैठिए, आप बैठ जाएं। यानी आप सोचिए कि इनको भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है और पूरे प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। यानी सभागार में तो आधी संख्या केवल बालिकाओं की है जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज का हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी जो भरपूर ऊर्जा है उसको लगाने को तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ एक कार्यक्रम आज पूरी विज्ञापन से लेकर के और नियुक्ति पत्र वितरण तक संपन्न हो रहा है, आपका पूरा जीवन, पूरे जीवन का कार्यकाल इसी प्रकार से, इसी निष्पक्षता के साथ
इसी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा तो उत्तर प्रदेश भारत की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत 2047 में भारत एक विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और इसके लिए हम सबको प्राणपण से जुटना होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपके अभिभावकों के लिए, आपके माता पिता के लिए दीपावली का इससे अच्छा उपहार दूसरा नहीं हो सकता कि उन्हें जिस उत्साह के साथ एक सामान्य सदगृहस्थ अपने बच्चों को पढ़ाता है और जब उनके सामने वो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है या किसी क्षेत्र में अपना निजी व्यवसाय करता है या किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से इसके जीवन में एक अंतःकरण से उसे प्रसन्नता होती है। और यह क्षण आज दीपावली के ठीक पहले आपके द्वारा दिया जा रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों का संपादन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें एक कर्मयोगी की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करके यशस्वी बनने की प्रेरणा भी देता है और आशीर्वाद भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे सबके साथ एक यादगार तस्वीर